नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का। जीएस क्वेश्चन का यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले भी आपको 70 प्रश्नों का एक वीडियो बना कर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यह पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में भी टोटल 70 प्रश्न को लेकर के आए हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि दोनों वीडियो में 140 प्रश्न हुआ, 140 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल जो होती है अधिकतम किस में होती है? तो बिल्कुल ध्वनि की चाल जो होती है इस्पात में होती है। इस्पात में अधिक होती है, यानी ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। किसमें? ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु की ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु के ध्वनि का वेग जो होता है वह लगभग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 100 डेसिबल का शोर 100 डेसिबल का शोर निम्न स्तर में से किससे संगत होगा? तो ये 100 डेसिबल का जो शोर है वह निम्न में से किससे संगत होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह आपका किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल के बराबर होगा। किसी मशीन से आने वाली शोरगुल के बराबर होगा। कितना? तो 100 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, क्या 100 डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर में बजाया जाए तो उसका उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके अंतर का कारण किया जा सकता है? तो केवल ध्वनि के गुणता को, किसको? केवल ध्वनि के गुणता को क्या किया जा सकता है? अंतर किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके प्रश्न स्क्रीन पर है। एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ठीक है, तो वायुयान की चाल के लिए क्या कर देंगे कि मैच गुना वेग कर देंगे, यानी 332 है और कितना 2 मैच से है तो 302, यानी कितना हो जाएगा? 664 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 664, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि होती है? ध्वनि तरंगे जो होती है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो बिल्कुल ध्वनि तरंगे जो है वो परावर्तन के कारण, किसके कारण? परावर्तन के कारण ध्वनि परिवर्तन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है वो किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो बिल्कुल नौ चालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी पानी वाला जो जहाज है उसकी दिशा को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसको? सोनार का प्रयोग किया जाता है। जहाज का, पानी वाला जो जहाज होता है या नाविक होता है, पनडुब्बी होता है वगैरह, इस सब को बताने के लिए, उस सब की दिशा को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वही बात करें कि रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? रडार किस काम में आता है? तो वह वायुयान की दिशा को बताने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि में उतार चढ़ाव की आवृत्ति को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी ऐसा परिघटना के कारण बताइए। पास आती हुई रेलगाड़ी जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो बिल्कुल डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। पास में आती हुई रेलगाड़ी लगता है कि जा रहा है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, केल्विन का मान मानव शरीर का
सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो कितना है? तो बिल्कुल 310 केल्विन है। कितना? 310 केल्विन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो बिल्कुल जीके जीएस का, बिल्कुल जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से है दोस्तों, किससे है? फिजिक्स चैप्टर से है, फिजिक्स सिलेबस से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना है? 40 डिग्री पाठ्यांक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है न्यूनतम संभव ताप होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना डिग्री तक हो सकता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम -273 डिग्री, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 200 + 273 डिग्री। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है किसी मनुष्य के सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के सामान्य तापक्रम जो होगा कितना? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पर सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो बिल्कुल सेल्सियस में बात करें तो कितना? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा आप लोग, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके प्रातःकाल छुए जाए तो लोहे के गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह लोहे की जो गुटके है वह क्या होगा? ऊष्मा का कुचालक होगा। क्या होगा? ऊष्मा का कुचालक होगा। लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा अच्छा होता है। क्या होता है? लोहे का ऊष्मा जो होता है अच्छा होता है, यानी ऊष्मा जो है अच्छा होता है किसका? लोहे का। लकड़ी का कम होता है और लोहे का अधिक होता है, इसलिए वह क्या लगता है? ठंडा लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आणविक संचालकों के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के कारण ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। क्या कहता है? संवहन कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है दोस्तों? संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है निम्न द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? निम्न द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक जो होता है क्या होता है? तो पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऊष्मा का चालक जो होता है सबसे अच्छा क्या होता है? पारा होता है। इसीलिए थर्मामीटर में जो पानी की तरह जो रहता है वो क्या रहता है? कौन सा धातु रहता है? तो वह पारा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा लिक्विड रहता है? पारा रहता है थर्मामीटर के में। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उच्च उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? तो बिल्कुल कारण क्या है? तो बिल्कुल दोनों परतों के बीच संपूर्णित वायु के कारण। किसे? संपूर्णित वायु के कारण होता है। दोनों परतों के बीच संपूर्णित जो वायु होता है, जो संग्रहित वायु होता है, उसी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों दी जाती है? तो बिल्कुल वे क्या होते हैं? सफ़ेद वस्त्र का ताप जो होता है वो कम अवशोष करता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, और ठंडे के दिनों में वो काले वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी सफ़ेद वस्त्र में ताप कम अवशोषित करता है, जबकि काले में क्या करता है कि सबसे अधिक अवशोषित करता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है किसमें होता है दोस्तों? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय पृथक्करण एवं दूरी मिति के कारण में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है तेज हवा वाली राशि में ओस नहीं बहती है। क्यों ओस नहीं बहती? तेज हवा वाले रात्रि के दिन जो है ओस नहीं बनती है, यानी कुहासा नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेजी हो जाती है। वाष्पीकरण की दर जो है क्या हो जाती है? तेजी हो जाती है। वाष्पीकरण की दर जो है धीमी होने के कारण ही क्या होता है कि कुहासा गिरता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। मनुष्य जो है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त क्या कारण है बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है किसी द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव के क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर जो पानी है और निम्नलिखित कितने तापमान पर पानी जो है उबलने लगता है? तो बिल्कुल कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितने 100 डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ों की पानी जो है क्या होता है? उबलने लगता है। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं? बताइएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा दोस्तों। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है दोस्तों? भाप में जो होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। भाप से जितना हाथ जलेगा ना, उतना उबलते हुए जल में डालिएगा तो उतना नहीं डलेगा जितना कि भाप से जलेगा। ठीक है, तो क्योंकि भाप में जो होता है ऊष्मा जो होता है वह गुप्त होता है। ठीक है, चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा से की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम जो है वह किस अवधारणा को पुष्टि करती है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को पुष्टि करती है। क्या? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइएगा। प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों में समान होती है। तरंग एवं कण दोनों में समान होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है जो। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। माध्यम में तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश की गति जो होती है वो कितनी होती है? तो बिल्कुल प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितने? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, सूर्य और मान लीजिए ये अगर चंद्रमा है तो सूर्य यहाँ पे हो जाएगा और पृथ्वी यहाँ पे हो जाएगा, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आने के कारण जो है क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण की घटना जो होती है कब होती है? तो पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण जो होता है किस दिन होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के दिन होता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों उचित रीति में कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? बताइएगा दोस्तों। जब हीरा जो रहेगा संपूर्ण रहेगा तो उतना चमक नहीं होगा, लेकिन वही हीरा जो है कट जाएगा तो कटने पर उसका चमक जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्या होता है? उसका उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण वो है वो अधिक चमकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है देख सकते हैं यहाँ पे है। चलिए जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या कीजिए। क्या है व्याख्या? तो बिल्कुल परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर जो है वह चमकता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है
किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुरझाती हुई प्रतीक देती है? तो जिस तरह का यह बाल्टी है और बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है और इसमें एक छड़ी रखिएगा ना, तो छड़ी जो है तिरछा दिखाई देता है। छड़ी तो टेढ़ा नहीं होता है, लेकिन तिरछा दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है, वही पूछा गया है प्रश्न में। तो बिल्कुल प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, छड़ी जो होता है वो सीधा ही होता है, लेकिन आपको पानी के अंदर जो है छड़ी क्या होगा कि टेढ़ा दिखाई देगा। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण जो है वो कितना डिग्री का होगा। तो किसी समतल सतह पर आने वाली जो किरण होती है वह जितना डिग्री का कोण बनाती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वह परावर्तित भी हो जाती है। यानी यह एक समतल दर्पण है और इस पर यदि 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इधर भी क्या होगा कि 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। ठीक है, यदि इधर 75 डिग्री का कोण बनाती है, तो इधर भी क्या होगा, 75 डिग्री का ही कोण बनाएगा। यानी समतल दर्पण पर आपतित किरण यदि 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण भी क्या होगा कि 60 डिग्री का कोण बनाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री का है, कितना होगा, 90 डिग्री का है, आपतन कोण 90 डिग्री का है, और अपवर्तन कोण के बाद वह 30 डिग्री के 30 डिग्री अपवर्तन के बाद वह 30 डिग्री का है, तो माध्यम अपवर्तनीय सूचकांक क्या होगा? तो बिल्कुल अपवर्तनीय सूचकांक जो होगा वो 3.0 होगा। कितना होगा दोस्तों, 3.0 होगा, याद रखिएगा। चलिए, बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण का कोण में घुमाया जाए, किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए, तो परावर्तन किरण का घूर्णन होगा। घूर्णन कितना होगा दोस्तों? तो बिल्कुल 2π होगा। कितना होगा दोस्तों, 2θ होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ पे जाता है, तो हीरे से कांच में जाता है। ठीक है दोस्तों, हीरे से कांच में जब जाता है, मान लीजिए कि ये एक कांच है और ये हीरा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हीरे से कांच की तरफ जाता है, तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, मृग तृष्ण का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्ण का जो उदाहरण है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, जब प्रकाश हीरा से किसमें जाता है, कांच की तरफ जाता है। चलिए, बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित होता है। किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिखने को मिलेगा, जो कि अभी फिजिक्स से है, उसके बाद में बायोलॉजी से भी आएगा और केमिस्ट्री से भी आएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें टोटल 70 प्रश्न को लेकर आए हैं, तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। इंद्रधनुष के कारण होता है, इंद्रधनुष के कारण किसके कारण होता है दोस्तों, तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष होता है। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। चलिए, बात करेंगे दोस्तों, आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। क्यों, आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष से देखिएगा तो वह काला दिखाई देगा। किस प्रकार का, काला दिखाई देगा। तो क्यों, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। वायु के कणों से प्रकाश का कण टकराता है और वह फैल जाता है, जिसके कारण आकाश जो है किस प्रकार का दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन वही अंतरिक्ष के बाहर जाइए, वायुमंडल के बाहर जाइएगा, अंतरिक्ष में जाइएगा, तो वहाँ पे कोई वायु का कण नहीं है। ठीक है, कोई वायु का कण नहीं है, इसलिए प्रकाश का कण नहीं टकराता है और वह सीधा चला जाता है, जिस कारण आकाश जो है क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, बताइएगा। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण, यानी वही टकराने की जो प्रक्रिया बताया है वो किसके कारण होता है, तो धूलकण के कारण होता है। ठीक है, वायु के धूलकण के कारण होता है, वायु या अन्य कणों के कारण होता है, जिसको हम धूलकण कहते हैं। क्या कहते हैं, धूलकण कहते हैं। इसी कारण वह विसरण होता है, यानी प्रकाश टकरा करके फैलता है, और इस प्रकार हमको क्या होता है कि आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल
लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम होता है। जबकि तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि प्रकीर्णन जो होता है वह कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल प्रकाश जो है अधिक दूरी तक दिखाई देता है और इसीलिए संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र का नीला प्रतीत होना किसके कारण है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है। जिस प्रकार आकाश नीला दिखाई देता है उसी प्रकार पानी भी क्या होता है? नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग की दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो बिल्कुल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। जब सूर्य अस्त होगा देखिएगा उस समय जो होता है सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, जबकि दोपहर में देखिएगा तो लाल नहीं दिखाई देगा, उजला कलर का थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन सूर्यास्त के समय या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। ठीक, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखाई देगा, देखिएगा, बनना किस परिघटना के कारण होता है? जब साबुन को आप लगाइएगा हाथ पर या कपड़ा पर तो उसमें देखिएगा कि बुलबुला बनेगा, उस बुलबुला में अनेक प्रकार के रंग दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बिल्कुल उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है दोस्तों, मिरर के लिए उत्तर दर्पण लगा होता है। किसमें? वाहनों में। ठीक है, वाहनों, बाइक का हो या फिर मोटर कार का हो, किसी का भी जो मिरर लगा होता है साइड में जो मिरर लगा होता है वो किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, जबकि घर में जो कांच होता है, जो उससे चेहरा देखा जाता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल दाढ़ी बनाने वाले यानी घर वाला जो कांच होता है क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आँख की रेटिना कैसी प्रतिबिंब बनाती है? मानव आँख की प्रतिबिंब जो है कैसी प्रतिबिंब बनाती है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण पवित्र प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो 0.75 मीटर की, यानी जितना लंबे आप हैं, यदि आप संपूर्ण देखना है तो उसका आधा चाहिए। कितना? लंबाई का आधा चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होती है, बताइए कितना होता है? तो अनंत होता है। क्यों से? समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, क्या करता है? जैसे अवतल लेंस करता है। पानी में हवा की बुलबुला वैसे काम करता है जैसे अवतल लेंस करता है। ठीक है, पानी के बुलबुला में भी आप देखिएगा तो चेहरा आपको दिखाई देगा वैसा, ठीक वैसा ही जैसा कि अवतल लेंस में आप देखिएगा। चलिए बात करते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, बताइएगा, धूप वाली जो चश्मा होती है जो कि उसकी क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, कितना? 0 डायोप्टर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। यदि किस ऐनक की लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल यदि 2 डायोप्टर है तो उसकी 50 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसी के अनुसार जो है कि आँख से आपको कितना दिखाई दे रहा है, कितना नहीं दिखाई दे रहा है, कितना दूरी की दिखाई दे रहा है, उसी के हिसाब से डायोप्टर को बढ़ाता और घटाता है। यानी एक डायोप्टर का मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी डॉक्टर जो है आँख देखने से पहले आपको पढ़वाता है, अब देखता है कि आप कितनी दूरी को सही पढ़ रहे हैं। यदि आप 75 सेंटीमीटर दूरी के जाने के बाद आप सही पढ़ रहे हैं तो क्या करेगा कि 3 डायोप्टर का चश्मा बना देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसका रंग कारण होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु रंग उस रंग के क्या कारण होता है? तो बिल्कुल परावर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परावर्तित नहीं होता है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देगा। किस प्रकार का? हरा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस पर? तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य पर निश्चित किया जाता है। किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। और लाल रंग का जो है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, जबकि बैगनी का है वो सबसे कम होता है। किसका? बैगनी का है वो सबसे कम होता है। जैसे कि चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, 3 रंग मूल रंग होता है। कौन सा होता है? 3 रंग जो होता है मूल रंग होता है। कौन सा? तो बिल्कुल नीला, हरा और लाल। ठीक है दोस्तों, नीला, लाल, हरा और लाल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो बिल्कुल जैसा कि बताए थे बैगनी होता है। सबसे कम बैगनी और सबसे अधिक जो होता है वह लाल का होता है। ठीक है, यानी प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन सबसे अधिक इसमें होगा। प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा इसमें क्या होगा? इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे कम इसमें होगा, इसमें सबसे अधिक होगा। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम इसमें होगा, सबसे अधिक इसमें होगा और सबसे अधिक इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। यानी ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को मिलाया जाता है तो परिणामी रंग किस प्रकार का होता है? जब प्रकाश को लाल, हरा और नीला को मिलाएंगे एक साथ तो वह सफ़ेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सफ़ेद बन जाएगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल कैमरा में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस, आँख में जो होता है आइरिस, उसका काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, यानी ना तो ज़्यादा प्रकाश जाए और ना ही कम प्रकाश जाए। ठीक है, कम प्रकाश जाएगा तो आपको धुंधलापन दिखाई देगा और ज़्यादा प्रकाश दिखाएगा तो आपका आइरिस जो है वो क्या है, आँख की पुतली जो है वह ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि आइरिस जो है प्रकाश को अंदर जाने के लिए क्या करती है? कंट्रोल करती है। जब ज़्यादा वाले प्रकाश में जाइएगा, तो आइरिस जो है आपका सिकुड़ जाएगा और नियमित जितना ज़रूरी है उतना प्रकाश को अंदर ले जाएगा। लेकिन वही जब किसी अंधेरे कमरे में जाइएगा तो क्या होगा कि आइरिस जो है फैल जाएगा और अधिक प्रकाश को उसमें प्रवेश कराएगा। चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, तो निकट यहाँ पर देख सकते हैं निकट, 3 शब्द मिल रहा है ना, 3 शब्द मिल रहा है, तो इसको 3 को बढ़ाकर 4 वाले कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो निकट दृष्टि वाले दोस्त को कौन सा लेंस चाहिए? तो अवतल लेंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, निकट 3 अक्षर का है तो इसको 4 अक्षर वाला को सपोर्ट करना है। ठीक है, और वही दूर दृष्टि की बात करें, दूर दृष्टि, दूर में कितना आ रहा है? 2 अक्षर आ रहा है, तो उसमें 3 अक्षर वाला यानी उत्तल लेंस को लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आइए गया, दूर दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा चश्मा लेते हैं? तो बिल्कुल उत्तल लेंस का चश्मा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो किया था गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है, पहली बार दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। और चलिए 70 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्न में से किसकी तुलना की जाती है? तो बिल्कुल आँख की रेटिना जो है उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार फिल्म में काम करती है। ठीक है दोस्तों, फिल्म जो है पिक्चर दिखाती है, उसी प्रकार आँख की रेटिना पर भी क्या होता है? पिक्चर बनता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। यदि पूछा जाएगा कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो बिल्कुल रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 70 प्रश्न को लेकर आए हैं जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 70 प्रश्न को देखिए, कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं आप कमेंट में बताइएगा। फिर इसके आगे आने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, नेक्स्ट वीडियो में भी आपका जीएस से ही संबंधित प्रश्न होगा और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।